सारी दुनिया है लॉकडाउन में, कोरोना है सबका रोना। डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है। 1 मीटर की दूरी से बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। मैं डॉक्टर विकास कुमार, प्रिंसिपल सनातन धर्म इंटर कॉलेज मीरापुर, जिला मुजफ्फरनगर। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मैं आज कक्षा 9 के छात्र छात्राओं के लिए विज्ञान विषय अध्याय बल तथा गति के नियम के अंतर्गत गति के तृतीय नियम, संवेग संरक्षण व उन पर आंकित प्रश्न विषय पर आज आपसे चर्चा करूंगा। चर्चा करने से पूर्व मैं आपको अपने पिछले अध्याय में ले जाना चाहता हूं। इस अध्याय के पहले व्याख्यान में मैंने आपको बताया था कि वस्तु की गति को तेज या धीमा करने के लिए हमें उस पर बल लगाना पड़ता है। बल लगाकर हम वस्तु की गति की दिशा, उसके वेग को बदल सकते हैं। किसी बल के प्रयोग द्वारा हम वस्तु का आकार या आकृति भी बदल सकते हैं। जैसे मैंने दिखाया था कि एक बॉल है, इस पर अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो मैं इसकी शेप को भी चेंज कर सकता हूं। किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसे गति प्रदान करता है। हम जान चुके हैं न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। गति का पहला नियम था कि यदि कोई वस्तु विराम में है तब वह विराम में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल ना लगे। और अगर कोई वस्तु एक समान चाल से सरल रेखा में गति कर रही है तब वह वस्तु उसी प्रकार गति करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का हमेशा विरोध किया जाता है। इस विरोध करने की प्रवृत्ति को वस्तु का जड़त्व कहते हैं। और जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान की माप होती है। जो वस्तु भारी होगी उसका जड़त्व ज्यादा होगा और जो वस्तु हल्की होगी उसका जड़त्व कम होगा। हमने एक नई राशि की बात की थी, संवेग की। किसी वस्तु का संवेग उस वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु के वेग के गुणनफल के बराबर होता है। संवेग को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। किसी वस्तु के संवेग की दिशा वही होती है जो उस वस्तु के वेग की दिशा होती है। संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। हम गति के दूसरे नियम का भी अध्ययन कर चुके हैं। गति का दूसरा नियम कहता है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है और बल की दिशा में होती है। गति के दूसरे नियम का गणितीय रूप F बराबर ma है। F वस्तु पर आरोपित बल है और बल का मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। आज हम चर्चा करेंगे न्यूटन के गति के तृतीय नियम की। चर्चा आरंभ करने से पूर्व मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहता हूं जो हमारे आम जीवन से जुड़ी है। जब भी हम बोटिंग करते हैं, नाव के द्वारा, बोट के द्वारा हम किसी नदी में जाते हैं, झील में जाते हैं, आनंद लेते हैं, तो जब हम बोट से उतर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा हम बहुत सावधानी रखते हैं कि कहीं हम पानी में ना गिर जाएं। जैसे ही हम बोट के किनारे पर अपना पैर रखते हैं और आगे अपने किनारे पर उतरना चाहते हैं तो वो बोट पीछे हो जाती है, हल्की सी पीछे हो जाती है, हम कूदकर आगे आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब रॉकेट का प्रक्षेपण टीवी पर दिखाया जाता है कि हमारी सरकार ने कुछ प्रक्षेपास्त्र अंतरिक्ष में भेजे, आपकी जो पिक्चर आती है उसमें देखा होगा नीचे को वेपर्स निकलती हैं, गैस वाष्प वेपर्स होती है, ऊपर को यान जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? जब हम, अगर मैं बात करूं कि अगर मैं मैंने आधार लिया, उस आधार पर अगर मैं देखो ये बॉल गिरा तो ये बॉल के द्वारा मैं इस बेस पर एक बल लगा रहा हूं, ये बल वापस जाती है। इसका क्या अर्थ है कि बॉल ने तो इस कार्डबोर्ड पर फोर्स लगाया, बल लगाया, फिर ये दोबारा ऊपर क्यों गई? दोबारा इस पर किसने बल लगा दिया? ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो हमारे आम जीवन में आते हैं। आज हम प्रयास करते हैं उन क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की।
गति का तृतीय नियम क्या है? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, जैसे कि अभी बॉल ने कार्डबोर्ड पर बल लगाया, तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगाया जाता है। अर्थात अगर एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, तब उसी समय दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाती है। दोनों बल परिमाण में हमेशा बराबर किंतु दिशा में विपरीत होते हैं। अगर मैं किसी बच्चे के, अगर आप दो बच्चे आपस में भिड़ जाते हैं, एक बच्चा दूसरे बच्चे के अगर चपत लगाता है, तो हाथ से उसके गाल पर तो चोट लगेगी, बल लगेगा, और उसके गाल द्वारा भी हाथ पर चोट लगेगी। इस प्रकार गति का तृतीय नियम कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाया जाता है, किंतु उस बल की दिशा पहले बल की दिशा के विपरीत होती है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे निष्कर्ष निकलता है कि बल हमेशा युग्म के रूप में रहते हैं। ये बल कभी एक वस्तु पर कार्य नहीं करते, बल्कि दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं कि किसी भी एकल बल का अस्तित्व नहीं होता, बल्कि ये बल हमेशा जोड़े के रूप में रहते हैं। इन दोनों विरोधी बल को क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल कहा जाता है। एक बल को क्रिया बल कहा जाएगा और एक बल को प्रतिक्रिया बल कहा जाएगा। जैसे अगर मैं दोबारा से अगर बात करूं आपसे, और ये कार्डबोर्ड, मैंने बॉल ली, तो बॉल ने, या जैसे बॉल नीचे आई, बॉल ने बोर्ड पर बल लगाया और बोर्ड ने बॉल पर बल लगाया। एक क्रिया हुई, एक प्रतिक्रिया। एक बल को आप क्रिया बल कहेंगे, अगर हम इसे कहते हैं ये क्रिया बल लग रहा है, तो जो वापस में लगेगा वो प्रतिक्रिया बल है। अब ये क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि जब ये बॉल ने, अब बॉल तो पीछे वापस आई, किंतु बोर्ड ज्यादा नीचे क्यों नहीं गया? बोर्ड जो हिल रहा है वो मेरे हाथ के अस्थिर होने की वजह से हिल रहा है, परंतु अगर मैं जमीन पर बात करूंगा तो जमीन बिल्कुल नहीं हिलेगी। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि जितना बल इस गेंद ने बोर्ड पर लगाया, उतना ही बल बोर्ड ने गेंद पर लगाया, किंतु इन दोनों के द्रव्यमान अलग अलग हैं। बॉल बहुत हल्की है, बोर्ड भारी है। बल बराबर है किंतु त्वरण अलग अलग है। जब इनके आपस में टक्कर हुई, दोनों ने एक दूसरे पर बराबर बल लगाया और दोनों ने बल विपरीत दिशा में लगाया। बॉल ने बोर्ड पर जो बल लगाया वो नीचे की ओर लगाया और बोर्ड ने जो गेंद पर बल लगाया वो ऊपर की ओर लगाया। इनके द्रव्यमान अलग अलग हैं, इनके त्वरण भी अलग अलग होंगे। जो गेंद हल्की है तो इसे ज्यादा त्वरण प्राप्त होगा, बोर्ड भारी है इसे कम त्वरण प्राप्त होगा। इस प्रकार हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं एक एक्सपेरिमेंट से। हमने दो स्प्रिंग लिए, ए और बी। ये दो स्प्रिंग हैं, दोनों स्प्रिंग तुला, जिनसे हम वेट माप सकते हैं। घर पर हम रखते भी हैं कि कोई वेट घर पर करना है तो बड़ी तुला ना लेकर हम स्प्रिंग तुला ले लेते हैं। तुला बी का स्थिर सिरा, यह सिरा दीवार से जुड़ा है, और तुला ए के मुक्त सिरे को हम बल लगाकर बाहर की ओर खींचते हैं। चूंकि बी सिरा दीवार से लगा है और बी का दूसरा सिरा तुला का ए से जुड़ा है, हम इसे खींचते हैं। हम देखते हैं इन दोनों तुला के पार्ट बराबर आते हैं। पार्ट बराबर आने का अर्थ यह है कि जितना बल बी के द्वारा ए पर लग रहा है या ए के द्वारा बी पर लग रहा है, ठीक उतना ही बल बी के द्वारा ए पर लगेगा। अगर ए के द्वारा बी पर लगा बल F1 है और बी के द्वारा ए पर लगा बल F2 है, तब वो दोनों F1 और F2 एक दूसरे के बराबर होंगे किंतु विपरीत दिशा में होंगे, क्योंकि ए पर बल लग रहा है जिधर को हम खींचेंगे उधर, और बी पर लगेगा इधर, तो दोनों बल एक दूसरे के विपरीत होंगे। गति के तीसरे नियम को हम इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं कि किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पर एक साथ कार्य करते हैं। यह हमारे आम जीवन में भी लागू होता है। अगर हम किसी का सम्मान करते हैं, वो हमारी क्रिया हुई, वो व्यक्ति भी हमारा सम्मान करेगा, वो उसकी प्रतिक्रिया हुई। हमने किसी को नमस्कार किया और उसने भी नमस्कार किया, ये क्रिया और प्रतिक्रिया एक दूसरे के बराबर होती हैं। और ह्यूमन नेचर में भी हमारा व्यवहार औरों के प्रति अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जैसा हम करेंगे वैसी प्रतिक्रिया ही हमें लौटकर वापस मिलती है। जैसे कि एग्जाम्पल और मैं देता हूं, एक मैंने बंदूक ली
उस बंदूक में एक गोली, और बंदूक को जब हम चलाते हैं तो बंदूक द्वारा गोली पर आगे की ओर बल लगता है, पर उतना ही बल, जितना बल यह बंदूक गोली पर लगाएगी उतना ही बल गोली भी बंदूक पर लगाएगी, बंदूक पर आरोपित प्रतिक्षेपित बल, किंतु उस बल की दिशा विपरीत होगी। अब वही बात मैं दोबारा रिपीट करता हूं। बंदूक का वजन गोली के वजन से कहीं ज्यादा है, दोनों पर बल बराबर लगेगा, गोली पर आगे की ओर, बंदूक पर पीछे की ओर, बल बराबर है, किंतु क्या दोनों के त्वरण बराबर होंगे? क्या जिस त्वरण से गोली आगे की ओर जाएगी क्या बंदूक भी उसी त्वरण से पीछे की ओर आएगी? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बल बराबर है, F बराबर ma। द्रव्यमान भी है उसमें, जितना जितना गोली हल्की होगी उसका त्वरण उतना ही ज्यादा होगा, बंदूक जितना भारी होगी उसका पीछे की ओर त्वरण कम होगा। बंदूक से गोली छोड़ने की अवस्था में बंदूक द्वारा गोली पर आगे की ओर एक बल निरूपित होता है, गोली भी बंदूक पर एक समान परंतु विपरीत दिशा में बल लगाती है, इससे बंदूक पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होती है। और इसी कारण जब आपने देखा होगा पिक्चर में या घर पर या कभी कोई हम गोली छोड़ते हैं, आपने देखी हो, जवान छोड़ते हैं, अभी न्यूज में आती है, तो आपने देखा होगा जब वो राइफल चलाते हैं तो कंधे पर पीछे की ओर बंदूक वापस आ जाती है, चोट मारती है। आसान नहीं होता है बंदूक से लगातार गोली चलाना, क्योंकि बंदूक का द्रव्यमान गोली के द्रव्यमान से बहुत अधिक होता है, इसलिए बंदूक का त्वरण गोली के त्वरण से काफी कम होता है। अब मैं बात करता हूं जिस पिक्चर से मैंने शुरुआत की थी, कि मैंने बताया था कि जब हम बोट से किनारे पर आते हैं और बोट से हम छोड़ना चाहते हैं, बोट को बाहर आना चाहते हैं, तो जैसे ही हम कदम रखते हैं तो हम अपने कदम से बोट पर एक बल लगाते हैं, वो हमारा पेशीय बल होता है जो हमारी मांसपेशियों से हम बोट पर लगाते हैं। और जब हम बोट पर बल लगाएंगे तो जितना बल हम बोट पर लगाएंगे पीछे की ओर को, उतना ही बल बोट द्वारा हमारे शरीर पर आगे की ओर को लगेगा और हम आगे आ जाएंगे। किंतु हमारा द्रव्यमान क्योंकि कम है, बोट का द्रव्यमान हमसे कहीं ज्यादा है, तो बोट कम त्वरण से पीछे जाएगी और हम ज्यादा त्वरण से आगे आ जाएंगे। और मैं आशा करता हूं कि जिस क्वेश्चन से मैंने आज चैप्टर शुरू किया था, आज का टॉपिक शुरू किया था, वो आपको समझ आया होगा। एक नाविक द्वारा नाव से आगे की ओर कूदने की स्थिति में भी गति के तीसरे नियम को व्यक्त किया जा सकता है। नाविक आगे की ओर कूदता है तो नाव पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल नाव को पीछे की ओर धकेलता है। अब मैं बात करता हूं अपने रोजमर्रा के जीवन में चलते हैं, कैसे चलते हैं। जब हम चलते हैं तो वो भी न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर आधारित है। जब हम चलते हैं तो अब मांसपेशियों द्वारा बल हम पैरों के द्वारा जमीन पर लगाते हैं। जितने बल से हम जमीन को, धरातल को पीछे की ओर पुश करते हैं, जमीन भी उतना ही बल आगे की ओर प्रतिक्रिया के रूप में हम पर लगाती है और हम आगे की ओर चलने लगते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा जब बुजुर्ग हो जाते हैं, उम्र ज्यादा हो जाती है, तो कहते लोग हमसे चला फिरा नहीं जाता। ऐसा कैसे होता है? मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, हम इतना ज्यादा मांसपेशियां बल जमीन पर नहीं लगा पाते कि वो लौटकर उतनी ही प्रतिक्रिया हमें दे और हम आगे जा पाए। नाव से बाहर आना, बैलेंस के साथ साथ हमें शरीर में ताकत की जरूरत भी होती है। हम नाव पर जब पीछे की ओर बल लगाएंगे तभी प्रतिक्रिया के रूप में हमें आगे की ओर बल मिलेगा। अगर कमजोर व्यक्ति है तो बंदूक से गोली हम नहीं छोड़ पाएंगे, हमारे कंधे में ज्यादा चोट लगेगी। इस प्रकार जो मैंने बात शुरू में की थी, रॉकेट ऊपर को जाता है और उसमें जो वेपर्स हैं, गैसेज हैं, वो नीचे की ओर बल लगाती हैं और प्रतिक्रिया स्वरूप उतना ही बल इन मिसाइल्स पर ऊपर की ओर लगता है और ये ऊपर चली जाती हैं। इस प्रकार रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर आधारित है। अब मैं बात करता हूं संवेग संरक्षण की। मैंने अपने लास्ट व्याख्यान में बताया था संवेग क्या होता है। किसी वस्तु का संवेग वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु के वेग के गुणनफल के बराबर होता है। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान m है और वस्तु का वेग v है, तब उस वस्तु का संवेग mv होगा। द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग की दिशा वही होती है जो वेग की दिशा होती है। अब मैंने दो वस्तुएं ली, एक a एक b, और ये दोनों वस्तुएं एक दिशा में गतिमान थी। मान लिया a वस्तु का द्रव्यमान ma है, b का द्रव्यमान mb है, b वस्तु का वेग ub है, a वस्तु का वेग ua है और ये दोनों वस्तुएं एक दिशा में गतिमान हैं। मैं रिपीट करता हूं, a और b दो वस्तुएं हैं,
दो वस्तुएं हैं ए और बी। एक वस्तु ए है, एक वस्तु बी है। एक वस्तु ए का द्रव्यमान एम ए, बी का द्रव्यमान एम बी। ए वस्तु का वेग यू ए, बी वस्तु का वेग यू बी, और दोनों एक दिशा में गतिमान है। पीछे वाली वस्तु का वेग ज्यादा है, यू ए का मान यू बी से ज्यादा है। जब अगर दो सवारी आगे पीछे चल रही हो और एक ही रेखा में चल रही हो, आगे वाली गाड़ी का वेग कम हो और पीछे वाली गाड़ी का वेग ज्यादा हो, तो क्या होगा? पीछे वाली गाड़ी आगे वाली गाड़ी को टक्कर मार देगी। इसी प्रकार यह गोला, यह वस्तु इस दूसरी वस्तु को टक्कर मारेगी। ये टक्कर हो गई। मान लिया टक्कर में ए वस्तु ने बी वस्तु पर एफ ए बी बल लगाया, तब बी वस्तु भी ए वस्तु पर एफ बी ए बल लगाती है। और जैसा कि न्यूटन ने बताया था कि अगर दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं तो एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है, दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाएगी, किंतु उन बल की दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी। इनमें से एक बल को क्रिया बल कहा जाएगा और दूसरे बल को प्रतिक्रिया बल कहा जाएगा। टक्कर के बाद वो फिर भी एक ही दिशा में चलते रहे। पहली वस्तु एम ए द्रव्यमान, उसका वेग वी ए हो गया, और दूसरी वस्तु एम बी द्रव्यमान, उसका वेग वी बी हो गया। टक्कर के बाद टकराने से पूर्व गेंद ए का संवेग, संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग। टकराने से पहले गेंद ए का वेग यू ए है, तो उसका संवेग एम ए यू ए होगा। टकराने से पहले गेंद बी का संवेग एम बी यू बी, क्योंकि यू बी ही गेंद बी का वेग है टकराने से पहले। टकराने के बाद गेंद ए का वेग वी ए हो जाता है और बी का वेग वी बी। तो टकराने के बाद गेंद ए का संवेग एम ए वी ए होगा और गेंद बी का संवेग एम बी वी बी होगा। अब हम प्रश्न करते हैं कि गेंद ए ने गेंद बी पर कितना बल लगाया। गेंद ए के द्वारा गेंद बी पर लगा बल गेंद ए के संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होगा। संवेग परिवर्तन की दर का अर्थ है संवेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। अब हम बात करेंगे ए के द्वारा बी पर लगा बल एफ ए बी बराबर गेंद ए के संवेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। संवेग में परिवर्तन का अर्थ है कि गेंद ए का टक्कर के बाद संवेग माइनस गेंद ए का टक्कर से पहले संवेग। टक्कर के बाद संवेग था एम ए वी ए, टक्कर से पहले संवेग था एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए अपॉन टी। इसी प्रकार गेंद बी के द्वारा गेंद ए पर आरोपित बल गेंद बी के संवेग में परिवर्तन के दर के बराबर होगा, और बी के द्वारा ए पर लगा बल एफ बी ए बराबर गेंद बी के संवेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। संवेग में परिवर्तन का अर्थ जैसा कि मैंने पहले बताया कि गेंद बी का टक्कर के बाद संवेग एम बी वी बी माइनस गेंद बी का टक्कर से पहले संवेग एम बी यू बी अपॉन टी। ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर होंगे, किंतु ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत हैं। ए के द्वारा बी पर लगा बल, बी के द्वारा ए पर लगा बल एक दूसरे के बराबर, एक दूसरे के विपरीत होने के कारण मैंने यहां माइनस लगाया। एफ ए बी और एफ बी ए के मान मैंने यहां रख दिए, एम ए बी ए माइनस एम ए बी ए माइनस एम ए यू ए अपॉन टी माइनस एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी अपॉन टी। टी और टी एक दूसरे के कैंसिल हो जाते हैं। एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए माइनस से अंदर गुणा कर देता हूं, माइनस एम बी वी बी माइनस माइनस प्लस हो जाता है एम बी यू बी। एम ए यू ए को एक तरफ ले जाते हैं, एम बी यू बी को एक तरफ ले जाते हैं, तो हम पाते हैं एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी बराबर एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। इस समीकरण को आप ध्यान से देखिए, ये दोनों वेग टक्कर से पहले के हैं और ये दोनों वेग टक्कर के बाद के हैं। अर्थात ये जो लेफ्ट साइड में है ये टक्कर से पूर्व संवेग है और जो राइट साइड में है ये टक्कर के बाद कुल संवेग है। इसका अर्थ यह है कि अगर दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं तो टक्कर से पहले कुल संवेग और टक्कर के बाद कुल संवेग एक दूसरे के बराबर होता है। यदि किन्हीं वस्तुओं पर आपस में टक्कर होती है, संघट होता है और उन पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, तब माना जाता है कि वस्तुओं का कुल संवेग, निकाय का कुल संवेग टक्कर से पहले और टक्कर के बाद एक दूसरे के बराबर होगा। जब गेंदों पर
कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा हो तब दोनों गेंदों का कुल संवेग बदलता नहीं है या कुल संवेग संरक्षित रहता है। अर्थात दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो। इस नियम को संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके पास 100 का नोट है, आपने किसी दुकानदार को दिया कि भाई इसे थोड़ा छुट्टा कर दो, खुला कर दो। आम बात है, वो कहते भी हैं कि 500 का नोट है, खुला कर दो। आपने किसी दुकानदार को 500 का नोट दिया और उस दुकानदार ने 100 के 5 नोट आपको दे दिए। क्या अर्थ है इस बात का कि जितना पैसा आपके बीच जो भी लेन देन हुआ, लेन देन से पहले पैसे कुल और लेन देन के बाद पैसे क्या हुए, बराबर हुए, उसमें कोई कटौती नहीं हुई। इसी प्रकार जब दो गेंदें अगर है आपस में टकरा रही हैं, उन पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा है, तब उन गेंदों का उस निकाय का कुल संवेग टक्कर से पहले और टक्कर के बाद बराबर होगा। इस नियम को हम संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। एक एक्सरसाइज करते हैं, घर पर आप एक्टिविटी कीजिए। हमने गुब्बारा लिया, गुब्बारे को हमने हवा भर ली और गुब्बारे के मुंह पर सेलो टेप लगा दिया, जिससे हवा बाहर, या धागा लगा दिया या टेप लगा दिया, धागा लगा दिया सपोज करो, और धागा लगाने के पर हमने हवा भर दी तो हवा उसमें निकलेगी नहीं। और जो भरे हुए गुब्बारे को, हवा से भरे गुब्बारे को एक स्ट्रॉ से हमने चिपका दिया। स्ट्रॉ जिससे हम कॉफी चाय वगैरह लेते हैं, पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, उस स्ट्रॉ से चिपका दिया और उस स्ट्रॉ में से बीच में से एक डोरी निकालकर धागा निकाल दिया, पिरो दिया और उस धागे के दोनों आधारों के बीच उस धागे को बांध दिया। जब हम दोनों आधार के बीच धागे को बांध देते हैं, उस स्ट्रॉ को उसमें पिरो दिया और अब हम इसकी हवा को बाहर निकाल देते हैं, गुब्बारे की धागा खोल देते हैं, तो आप देखेंगे क्या होगा क्या, इसकी हवा निकलेगी गुब्बारे की और हवा पीछे की ओर जाएगी और ये जो स्ट्रॉ है ये आगे की ओर खिसकेगी और आगे की ओर खिसकने के साथ साथ गुब्बारा भी आगे खिसकता जाएगा और ये यहां तक आ जाएगा। ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम इससे सिद्ध होता है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हम एक परखनली लेते हैं, टेस्ट ट्यूब, उसमें पानी भर लेते हैं और उसको एक धागे से बांधकर स्टैंड के द्वारा लटका देते हैं क्षैतिज। उस टेस्ट ट्यूब को गर्म करते हैं और टेस्ट ट्यूब के मुंह पर पहले गर्म करने से पहले कार्क का टुकड़ा लगा देते हैं। जब हम पानी को गर्म करेंगे, भाप बनेगी, वेपर्स बनेंगी और जब तक गर्म करते हैं जब तक कि वो वेपर्स इस कार्क के टुकड़े को बाहर नहीं निकाल देती हैं। आप देखेंगे जैसे ही वेपर्स बाहर निकलना शुरू हो जाएंगी, ये परखनली पीछे की ओर जाना शुरू कर देगी। क्यों? वेपर्स ने आगे की ओर बल लगाया और परखनली पर पीछे की ओर बल लगेगा। वेपर्स आगे की ओर जाएंगे, परखनली पीछे की ओर जाएगी। इससे भी आप क्रिया प्रतिक्रिया का नियम सिद्ध होता है। हम आंकिक प्रश्न की बात करते हैं। हमने आपको बताया कि जब हम किसी बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो बंदूक द्वारा गोली पर आगे की ओर बल लगाया जाता है। जितना बल बंदूक गोली पर आगे की ओर लगाती है, गोली भी बंदूक पर उतना ही बल लगाती है। परंतु मैंने आपको बताया था कि बंदूक द्वारा गोली पर लगा बल और गोली द्वारा बंदूक पर लगा बल एक दूसरे के बराबर होंगे, किंतु उनके त्वरण एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। अब उसको हम आंकिक रूप से सिद्ध करना चाहते हैं। हमने एक प्रश्न दिया कि 2 किलोग्राम के पिस्टल से 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 150 मीटर पर सेकंड के क्षैतिज वेग से छोड़ी जाती है। पिस्टल के पीछे हटने के वेग का परिकलन कीजिए। 2 किलोग्राम की पिस्टल का द्रव्यमान m1 बराबर 2 किलोग्राम। द्रव्यमान को अंग्रेजी में मास कहते हैं। मास का पहला शब्द m, 1 मैंने पिस्टल के लिए लिया और 2 मैंने गोली के लिए लिया। पिस्टल का द्रव्यमान m1 बराबर 2 किलोग्राम, गोली का द्रव्यमान m2 बराबर 20 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अगर मुझे ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तब मुझे 1000 से भाग देनी होगी। 20 बटा 1000 बराबर 0.02 किलोग्राम। शुरू में पिस्टल और गोली दोनों स्थिर हैं, दोनों का वेग 0 है, दोनों का प्रारंभिक वेग 0। पिस्टल का प्रारंभिक वेग u1 बराबर 0, गोली का प्रारंभिक वेग u2 बराबर 0। गोली का अंतिम वेग 150 मीटर पर सेकंड। क्योंकि मैंने गोली को 2 कहा है तो मैं इस वेग को v2 कहूंगा। v2 बराबर 150 मीटर पर सेकंड और पिस्टल का वेग मुझे कैलकुलेट करना है। अब देखते हैं कि पिस्टल का वेग क्या उतना ही होगा जितना गोली का। देखिए ये प्रक्षेपण से पहले
गोली पिस्टल के अंदर और दोनों स्थिर। प्रक्षेपण के बाद जब हमने फायर कर दिया तो क्या हुआ, गोली की स्पीड 150 मीटर पर सेकंड, गोली का द्रव्यमान 20 ग्राम, पिस्टल का द्रव्यमान 2 किलोग्राम और पिस्टल मान लिया v2 वेग से पीछे की ओर हट रही है। हम संवेग संरक्षण का नियम लगाते हैं। संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार गोली छूटने से पहले कुल संवेग और गोली छूटने के बाद कुल संवेग एक दूसरे के बराबर होगा। गोली छूटने से पहले संवेग m1u1 प्लस m2u2, गोली छूटने के बाद संवेग m1v1 प्लस m2v2। मैंने m1u1, m2u2, m2v2 इन सबके मान लगा दिए। 2 गुणा 0, 0.02 गुणा 0, 2 गुणा v1 प्लस 0.02 गुणा 150। मैंने गुणा किया और गुणा करके मैंने पाया कि v1 बराबर -1.5 मीटर पर सेकंड आ गया। माइनस का स्पष्ट है कि बंदूक की जो दिशा होगी, पिस्टल की जो दिशा होगी वो विपरीत होगी। और देखिए कितना कम वेग आया, 1.5 मीटर पर सेकंड। जितना ज्यादा पिस्टल होगा उतना ही उस पर पीछे की ओर धक्का वो कम मारेगा। पिस्टल गोली की विपरीत दिशा में प्रतिक्षेपित होगा। आपने आज क्या सीखा? आपने सीखा गति का तीसरा नियम, जो था कि प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये दो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। किसी विलक निकाय में, विलक का मतलब होता है कि उस निकाय पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा है। किसी विलक निकाय में कुल संवेग संरक्षित रहता है। मैं आपसे यही अपील आज करना भी चाहता हूं कि अपना व्यवहार संयमित रखें, क्योंकि जैसी आपकी क्रिया होगी सामने से वैसी ही प्रतिक्रिया आपको मिलेगी। ऑनलाइन अभ्यास प्रस्तुत अध्याय के संबंध में पाठ्य सामग्री तथा अभ्यास कार्य MHRD द्वारा विकसित दीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। दीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर अथवा iOS से डाउनलोड की जा सकती है। बहुत बहुत